Hello dear students. So yesterday we had just seen and completed your chapter number 2, which was your geometrical tolerance. Okay, measurement of geometrical tolerance. So आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे योर यूनिट नंबर 3. ओके, उसका नाम है आपका मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस. तो इस चैप्टर के हम अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हमें स्टडी करना है सरफेस नंबर का जो टर्मिनोलॉजी है वो, उसके साथ अलग अलग वर्ड है, डेफिनेशन है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सरफेस रफनेस क्या है, ओके. उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग के जो अलग अलग मेथड हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो दो मेथड हैं उसकी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट को बोलेंगे प्रत्यक्ष मेथड और इनडायरेक्ट को बोलेंगे परोक्ष मेथड. तो उसके अंदर हमें कैसे टेस्टिंग करनी है, जैसे कि हमने पहले देखा था. ओके, हमने उसका राउंडनेस का टेस्टिंग किया था, फ्लैटनेस का किया था, स्ट्रेटनेस का टेस्टिंग किया था. तो इसमें हम सरफेस रफनेस की टेस्टिंग करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ टू मेथड. थर्ड वन है आपका उसकी प्रोफाइल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके, सरफेस रफनेस की, वो हम स्टडी करेंगे. उसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे मशीनिंग प्रोसेस का और सरफेस टेक्सचर का. ओके, तो ये सब हमें चैप्टर के अंदर स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है विच इज एसोसिएट विद सरफेस रफनेस, तो वो क्या है सरफेस रफनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सपोज़ हमको कोई सरफेस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ओके. तो जब हम मशीनिंग प्रोसेस से उस सरफेस को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें क्या कुछ ऊपर नीचे कुछ फॉल और राइज होगी, उसको बोलेंगे हिल्स एंड पीक. ओके, और वैल्यू उसमें जनरेट होगी, मतलब एकदम स्मूथ सरफेस आपकी क्रिएट नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ खामी रही जाएगी. ओके, तो उसको बोलेंगे इरेगुलरिटीज़. ओके, तो सरफेस रफनेस में हमें वही पढ़ना है कि इरेगुलरिटीज़ क्या है, उसके उसके अलग अलग इरेगुलरिटीज़ हैं. सपाटी की अनियमितता उसको बोलेंगे, तो वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे. ओके, सो કોઈપણ પ્રકારની મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ વડે બનેલી સરફેસમાં એબ્સોલ્યુટ પરફેક્શન મળી શકતું નથી. તે ઓછે વત્તે અંશે આદર્શ સરફેસથી વિસંગત જ હોય છે. સરફેસ પરની વિસંગતતાઓ પીક અથવા તો હિલ્સ અને બેરીના રૂપમાં હોય છે, જે તેમની હાઇટ અને અંતર બંનેમાં ઇરેગ્યુલર પેટર્ન ધરાવે છે. ઓકે, સો उसमें क्या होगा, आपका अलग अलग इरेग्युलर પેટર્ન્સ होगा. આમ તો સરફેસ રફનેસ એ એક અનુભૂતિ છે અને તે રીતે જ તેનો સમજવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સરફેસ રફનેસને અનુભવવા અને समझवा प्रकाश અને સ્પર્શની અનુભૂતિની મદદ લેવામાં આવે છે. मीन्स क्या, लाइट की हेल्प से और सेंस की हेल्प से हम जो सरफेस है उसकी हम जो मेजरमेंट है उसको हम इजीली सेंस कर सकते हैं. जैसे कि कोई सरफेस है उस पर हम हैंड रब करेंगे, ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सरफेस कैसी है, स्मूथ है कि खरवचड़ी है, कैसी है. दूसरे आपका प्रकाश लाइट की हेल्प से जो हम कोई इक्विपमेंट और कोई लाइट के ऊपर, कोई पदार्थ के ऊपर जो हम लाइट आपात करेंगे, ओके, तो वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऊपर से और लाइट का परावर्तन के ऊपर से हम उसकी सरफेस की रफनेस और उसकी जो स्मूथनेस है उसको मेजर कर सकते हैं. सो बाय द हेल्प ऑफ लाइट एंड बाय द हेल्प ऑफ सेंस की हेल्प से हम सरफेस रफनेस को मेजर कर सकते हैं. नाउ इरेगुलरिटीज़ क्या क्या है सरफेस रफनेस की, अनियमितता. तो उसमें 4 प्रकार की अनियमितता है. एक है आपकी फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटी. सो फर्स्ट ऑर्डर क्यों आएगी उसमें, सो આનું મુખ્ય કારણ મશીન ટૂલમાં રહેલી ખામી જેવી કે ગાઈડવેઝ, સ્લાઇડ વેઝની સ્ટ્રેટનેસની ખામી વગેરે છે, જેના કારણે તે મશીન પર બનતા જોબની સપાટી પર ઇરેગ્યુલરિટીઝ ઉદ્ભવે છે. ओके, जैसे कि अलग अलग आपकी इरेगुलरिटीज़ आएंगी जॉब के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोडक्ट को. तो जो उसमें इरेगुलरिटीज़ आएगी उसका मेन रीज़न क्या होगा, किस कारण से आएंगी, तो ये 4 रीज़न है आपके. ओके, तो फर्स्ट रीज़न में क्या था, अगर मशीन के अंदर ही कुछ आपकी इरेगुलरिटीज़ है, उसमें कुछ उसमें आपका कुछ खामी है, ओके, प्रॉब्लम है, जैसे गाइड वेज में, स्लाइड वेज में, तो उससे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके अंदर भी आपकी इरेगुलरिटीज़ आएंगी ही आएंगी. सेकंड वन है आपका सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज़. सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा आपका इरेगुलरिटीज़ में कि जॉब पर ઉદ્ભવતી અનિયમિતતા કે જેના મુખ્ય કારણો વિવિધ ધ્રુજારી અને ટૂલ્સ સ્કેટર છે તેને સેકન્ડ ऑर्डर इरेगुलरिटीज़ કહેવામાં આવે છે. ओके, तो आपका वाइब्रेशन है, टूल स्टेटर है, ओके, उसके वजह से जो आपकी इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होगी प्रोडक्ट के अंदर उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज़. थर्ड वन है आपका थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज़. तो थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या आएगा आपका, सो मशीन एकदम ખામી રહિત હોવા છતાં પ્રોસેસને કારણે ઉદ્ભવતી અનિયમિતતા જેમ કે ટૂલ્સના ફીડ માર્ક્સ વગેરેને કારણે જે ઇરેગ્યુલરિટીઝ આવશે તેને આપણે કહીશું થર્ડ ऑर्डर इरेग्युलरिटीज़. मतलब कि आपका प्रोडक्ट तो एकदम मशीन तो एकदम सही है, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं, ओके, सपोज हम टेपरिंग कर रहे हैं या
उसके ऊपर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस के अंदर टूल आपका अगर हिल गया फीड मार्क्स के अंदर, सपोज आपका एक प्रोडक्ट है ये, इसमें हमने मार्क किया इस जगह पे हमको ड्रिलिंग करना है, तो जब हम ड्रिल इस पर लगाएंगे ड्रिलिंग करने के लिए, तो क्या होगा, अगर टूल अगर इधर उधर थोड़ा इंक्लाइन होगा, उसके अंदर कुछ इसेंट्रिसिटी आएगी, तो क्या होगा, जो आपका ड्रिल होगा वो पूरा आपका ख़राब हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो टूल्स के अंदर ही जो आपका अगर इरेगुलरिटीज आएगी, तो उसकी वजह से कुछ आपका फॉल्ट आएगा, तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज। फोर्थ वन है आपका फोर्थ ऑर्डर, तो इसमें क्या आएगा, तो कटिंग टूल દ્વારા ચોપ અને ચીપ દૂર કરતી વખતે રપ્ચર થાય અને ઉદ્ભવતી ઇરેગ્યુલરિટીઝને फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज કહેવાય છે। तो जब हम उसमें ड्रिलिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो उसमें चिप्स जनरेट होंगे, ओके, अगर हमने प्रॉपर ऑयल यूज़ नहीं करेंगे उसको ठंडा करने के लिए, तो क्या होगा, जो चिप्स होंगे उसमें रप्चर की रेट होगा, रप्चर होंगे, तो उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज आएगी उसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। ओके, सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज विच आर जनरेटेड बाय डिफरेंट मैटर और डिफरेंट थिंग्स। ओके, किसके कारण वो हो रहा है वो हमें डिस्कस किया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर। ओके, फर्स्ट में आपका आएगा जो मशीन के अंदर ही खामी है, गाइड बेस स्लाइड बेस, उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज आएंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड में आपका वाइब्रेशन की मदद से जो आएगी इरेगुलरिटीज उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर। और थर्ड के अंदर जो आएगा जो प्रोसेस कर रहे हैं, ओके, अगर उसमें कुछ खामी है और उसकी वजह से कुछ खामी आई, इरेगुलरिटीज आई सपाटी के अंदर, उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। और फोर्थ में बोलेंगे जो चिप आपके जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से जो रप्चर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज। ओके, नाउ जो आपकी अनियमितता है इरेगुलरिटीज, इसको मेन 2 टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका सेकेंडरी टेक्सचर और वेवीनेस और मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। ओके, सो उसके अंदर क्या आएगा, सो इसके अंदर आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की जो अनियमितता है, फर्स्ट कौन सा था आपका जो मशीन के अंदर इरेगुलरिटीज है वो, सेकंड में क्या था आपका विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन की वजह से जो आ रही है इरेगुलरिटीज, तो वो दोनों की वजह से जो आपकी अनियमितता आएंगी इरेगुलरिटीज वो इसके अंदर इंक्लूड होगी इन द सेकेंडरी टेक्सचर में। सो જેમાં અનિયમિતતાના કારણોમાં સેન્ટર્સનું મિસઅલાઇનમેન્ટ, ઓકે, जो आपका सेंटर है उसका मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, वो गाइड वेसની સ્ટ્રેટનેસની ખામી, ટૂલ ફીડની છઠ્ઠી ગતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। આ પ્રકારની અનિયમિતતા મોટી વેવલેન્થની અને પીરિયોડિક પ્રકારની હોય છે। तो जो इरेगुलरिटीज इससे क्रिएट होगी वो कैसी होगी, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और पीरियोडिक होगी, मतलब कि बार बार वही आपकी अनियमितता आएगी। पीरियोडिक मतलब क्या, सपोज ये आपकी अनियमितता है इससे राइज एंड फॉल की, तो वही बार बार आपकी आती रहेगी। ओके, ये होगा आपका पीरियोडिक, જે મશીનિંગ સેટઅપના મિકેનિકલ ડિસ્ટર્બન્સને કારણે पैदा થાય છે। ओके, तो ये आपके जो पीरियोडिक वेवलेंथ जो आपकी क्रिएट होगी वो किसकी हेल्प से होगी, जो आपका डिस्टर्बेंस होगा मैकेनिकल, ओके, और जो आपका वाइब्रेशन होगा उसकी हेल्प से जनरेट होगी, उसको बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल सेकेंडरी टेक्सचर। सेकेंड वन है आपका रफनेस और प्राइमरी टेक्सचर। ओके, सो इसमें क्या होगा आपका, सो આ વિભાગની અનિયમિતતા નાની વેવલેન્થની હોય છે, तो इसमें जो वेवलेंथ आपकी स्मॉल होगी उसकी वजह से जो आपका रफनेस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम रफनेस और प्राइमरी टेक्सचर। અને મુખ્યત્વે કટિંગ એલિમેન્ટની સીધી અસર અથવા બીજા ડિસ્ટર્બન્સ જેવા કે ફ્રિક્શન, વિયર अथवा कोरोजनથી उद्भवे છે। तो फ्रिक्शन की वजह से, वियर घसारे की वजह से और कोरोजन मतलब क्या, आपका जो कोरोड होगा, ओके, काट लगेगा, उसकी वजह से जो आपका खामी जो उद्भवेगी उसके अंदर उसको बोलेंगे रफनेस और प्राइमरी टेक्सचर। तो मुख्य कारणों में टूल फिट, टूल चैटरનો સમાવેશ થાય છે। આમાં થર્ડ અને ફોર્થ ઓર્ડરની માઇક્રો જ્યોમેટ્રિકલ એરર્સનો સમાવેશ થાય છે। આમ કોઈપણ ફિનિશ સરફેસ બે વેવલેન્થ પ્રકારનું મિશ્રણ છે, જેમાં મોટા વેવલેન્થ અથવા વેવીનેસ અને વેવલેન્થ અથવા રફનેસ એકબીજા ઉપર છવાયેલ હોય છે। તેથી સરફેસ ફિનિશ માપવામાં બે પ્રકારના અલગ પાડવામાં તેમાં ઉપયોગી છે। ઓકે, સો આમાં નીચે અલગ અલગ પ્રકારની ફિગર તમને આપી છે, ઓકે, રફનેસ માટે। સો ઇન ધીસ ફિગર તમે જોઈ શકો છો તમારી બધી સ્કેચીસ છે આ ફિગરમાં। ઓકે, આ લે ઓફ ડાયરેક્શન છે તમારું, આ સરફેસ, આ રફનેસ હાઇટ છે આટલી, આ વેવીનેસ હાઇટ છે। ઓકે, નાઉ સેકન્ડ આપણે બતાવ્યું છે અલગ અલગ ટેક્સચર બતાવ્યા છે, પ્રાઇમરી ટેક્સચર, સેકન્ડરી ટેક્સચર અને એરર ઓફ ફોર્મ। ઓકે, સો આ પ્રાઇમરી ટેક્સચર છે તમારા। ઓકે, આ રીતે એને બતાવીશું। સેકન્ડરી ટેક્સચરને આપણે આ સિમ્બલ વડે બતાવીશું, ઓકે, એને एरर ऑफ फॉर्म ने આપણે આ સિમ્બલ વડે બતાવીશું। ओके, सो दिस इज योर वेवीनेस हाइट। ओके, वेवीनेस हाइट एंड वेवीनेस हाइट, जो आपका राइज एंड फॉल होगा ना उसको बोलेंगे हम वेवीनेस हाइट, मतलब जो आपका जो वेव जो आपको जैसे मैंने बोला था पीरियोडिक आपका वेव आएगा राइज एंड फॉल का, तो जो राइज और फॉल का जो गैप होगा, ओके, उसको बोलेंगे हम एरर, और वेवीनेस हाइट की जो एरर होगी। ओके, दिस इज योर वेवीनेस हाइट एंड दिस वन इज योर वेवीनेस विथ।
Okay, so you can see here in this figure, this is your waviness height, this is your roughness width, this is your waviness width, this is a lay of direction. Now this one is your figure. Okay, ये आपका जो सिंबल में बताया हुआ एच आर का मतलब होगा आपका डेविएशन ऑफ सरफेस फ्रॉम आइडियल वन, एल आर का मतलब होगा लेंथ ऑफ सरफेस, एच डब्ल्यू का मतलब होगा आपका डेविएशन ऑफ सरफेस फ्रॉम द आइडियल वन। आइडियल मतलब क्या, जहाँ से हमें रेफरेंस लेना है, रेफरेंस से, देन एल डब्ल्यू इक्वल टू लेंथ अलॉन्ग द सरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है सरफेस रफनेस के अन्य पद, मतलब कि अदर टर्मिनोलॉजी जो सरफेस रफनेस के साथ एसोसिएटेड है। तो उसमें आपका फर्स्ट वन जियोमेट्रिकल रफनेस और जियोमेट्रिकल सरफेस। तो इसको क्या बोलेंगे? सो आकृति में बताव्યા મુજબ ડિઝાઇન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ અને કાલ્પનિક પ્લેનમાં આવેલ સપાટીને जियोमेट्रिकल સપાટી કહે છે। सो दिस वन इज योर जियोमेट्रिकल सरफेस। ओके, जो अपर जो सरफेस है आपका पॉइंट का, वहाँ से एक हम प्लान ड्रॉ करेंगे जो कैसा होगा, आपका काल्पनिक होगा, इमेजनरी होगा। ओके, तो उसको बोलेंगे हम जियोमेट्रिकल सरफेस। सेकेंड वन है आपका रियल सरफेस। सो रियल का होगा तो जियोमेट्रिकल सरफेसના સંદર્ભમાં મૂળ સપાટીના આડો આડછેદ देता મળતા प्रोफाइल ने रियल सरफेस कहे છે। तो मतलब क्या है, आपका जो जियोमेट्रिकल सरफेस है उसको हम 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे तो जो हमको आर्चेड मिलेगा और क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे रियल सरफेस। थर्ड वन है आपका इफेक्टिव सरफेस। सो जियोमेट्रिकल सरफेसના સંદર્ભમાં વર્ટિકલ પ્લેનમાં લીધેલા આર્ચેડ દ્વારા મળતા પ્રોફાઇલને ઇફેક્ટિવ સરફેસ કહેવામાં આવે છે। सो दिस वन इज योर प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन संदर्भ में जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव सरफेस। थर्ड वन है आपका रेफरेंस लाइन। सो इफेक्टिव प्रोफाइलના क्वांटिटिव इवेल्युएशन માટે નક્કી કરેલ લાઇનને રેફરન્સ લાઇન કહેવાય છે। સો દિસ વન ઇઝ અ રેફરન્સ લાઇન। ઓકે, દિસ વન ઇઝ યુ કેન સી। નાउ ફિફ્થ वन है ले। तो जुदी जुदी उत्पादन प्रक्रिया द्वारा तैयार થતી સરફેસ પેટર્નને દિશાને લે કહેવામાં આવે છે। और प्रोसेस जैसे कि हम टेपरिंग करेंगे, डीलिंग करेंगे, टेपिंग करेंगे, ओके, रिमिंग करेंगे, तो उस प्रक्रिया से जो आपकी सरफेस पैटर्न जो आपकी प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे ले। नाउ सिक्स वन है आपका ट्रावर्सिंग लाइन। सो ट्रावर्सिंग लाइन क्या होगा, आपका સરફેસની રફનેસના પેરામીટર શોધવા માટે સરફેસના પ્રોફાઇલની પસંદ કરવામાં આવેલ જરૂરી લંબાઈને ટ્રાન્સवर्सिंग लेंथ કહેવામાં આવે છે। तो जो पेरीफरी है वो फाइंड करने के लिए और सरफेस प्रोफाइल जो पसंद किया है हमने, जो उसकी लेंथ जो मेज़र किया उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सिंग लेंथ। सेवन वन आपका टर्मिनोलॉजी है સેમ્પલિંગ લેન્થ। સો સરફેસની ઇરેગ્યુલારિટીઝ નક્કી કરવા માટે પ્રોફાઇલની જેટલી લંબાઈને પસંદ કરવામાં આવે છે તેને સેમ્પલિંગ લેન્થ કહેવામાં આવે છે અથવા તો કટ ઓફ લેન્થ કહેવામાં આવે છે। ટ્રાન્સवर्सिंग लेंथ एक अथवा વધુ સેમ્પલિંग લેન્થની બનેલી હોય છે। ओके, सो सेम्पलिंग क्या होगी, आपकी एक रेफरेंस लाइन होगी। तो जितनी आपकी इरेग्युलरिटीज़ होगी उतनी लेंथ की हम एक लाइन लेंगे। ओके, रेफरेंस लाइन। ओके, उसके रेफरेंस से हम जो आपकी इरेग्युलरिटीज़ है उसको मेज़र करेंगे। ओके, तो उसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग लाइन। ओके, सैम्पल जैसे सैंपल लेते हैं हम उसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग लाइन। नाउ नेक्स्ट वन है आपका मीन लाइन। मीन मतलब क्या, उसका एवरेज जो बोलते हैं वही आपका मीन लाइन होगा। तो इन दिस फिगर સરફેસના ઇફેક્ટિવ પ્રોફાઇલના બે ભાગમાં એવી રીતે વહેંચવામાં આવે છે જેથી ઇફેક્ટિવ પોઈન્ટ્સ અને મીન લાઇન પરના બિંદુ વચ્ચેનું અંતર y1 y2 અપ ટુ yn ના વર્ગોનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો રહે। सो इफेक्टिव और सरफेस और मीन लाइन। तो जो आपने एक लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर के और उसके नीचे के अंदर मेज़र करेंगे। ओके, y1 y2 y3 अलग अलग वाई डायरेक्शन में क्यों लिया हमने, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं ना मेजर करने, इसलिए उसको हमने y1 y2 y3 लिखा है अप टू yn। ओके, उसको हम फिर एवरेज लेंगे और जो लाइन तैयार होगी मीन लाइन उसको हम फिर डायरेक्टली मेज़र करेंगे कि उसकी रफनेस कितनी है एवरेज लेके। नाउ नाइन्थ वन है आपका सेंट्रल लाइन ऑफ प्रोफाइल। सो सेंट्रल लाइन ऑफ प्रोफाइल क्या है आपका, सो आ लाइन सरफेस प्रोफाइलની સામેની દિશાના સમાંતર હોય છે। આ લાइन અને પ્રોફાઇલ વચ્ચે બનતા ઉપરના કુલ એરિયા અને નીચેના કુલ એરિયા એકસરખા હોય છે। જ્યારે પ્રોફાઇલનો વેવ ફોર્મ રિપીટ થતો હોય ત્યારે મીન લાइन અને સેન્ટર લાइन એક જ હોય છે। मतलब कि सपोज आपका एक लाइन है, ओके, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल सपोज रिपीट हो रही है, राइज और फॉल हो रहा है। अगर ये प्रोफाइल आपकी सेम बन रही है, ओके, तो मेन लाइन का मतलब क्या होगा, उसे सेंटर लाइन। अगर प्रोफाइल आपकी सेम बन रही है, ओके, तो जो आपकी मेन लाइन है वही आपकी सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन मतलब क्या, सपोज सेंटर लाइन है, इसके ऊपर आपका कुछ भी जो प्रोफाइल बनेगा जरूरी नहीं है जितना राइज हो उतना ही फॉल हो। ओके, ये आपकी सेंटर लाइन है, लेकिन जो राइज और फॉल का हम जो फाइंड करेंगे
उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे मिड लाइन। तो मिड लाइन के ऊपर आपका जितना राइज होगा उतना ही आपका फॉल होगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल सेम है, राइज ओके, राइज एंड फॉल आपका सेम हो रहा है, तो जो आपकी सेंटर लाइन होगी वहीं पे ही आपकी क्या होगी, मिड लाइन आएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो सरफेस रफनेस दर्शावाना मुख्य यूनिट्स। ओके, सो सरफेस रफनेस हम कैसे मेज़र करेंगे, ओके, उसका किस यूनिट में हम निर्देश करेंगे, कैसे बताएंगे, सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सरफेस रफनेस के अलग अलग यूनिट्स के बारे में। सो टुडे हमने आज देखा मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, देखा उसकी इरेगुलरिटीज़ कितनी है, वो 4 टाइप्स की थी अलग अलग, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, वो आज हमने डिस्कस किया। रफनेस प्राइमरी टेक्सचर क्या है वो डिस्कस किया, और इसके अंदर जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जैसे कि रियल सरफेस, इफेक्टिव सरफेस, रेफरेंस लाइन, ले, वो सब आज हमने डिस्कस किया। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द बेसिक यूनिट ऑफ द सरफेस रफनेस।